पिछले एक दशक में चीन की विदेश नीति का मुख्य आधार रहा है, लेकिन क्या यह गरीब और मध्यम आय वाले देशों के लिए कर्ज का जाल बन गया है? श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को सौंपने को लेकर कड़ी आलोचना की है। 2015 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को चीन हार्बर ने $7.6 मिलियन दिए थे। जब दुनिया सीमाओं पर ध्यान दे रही थी, चीन चुपचाप वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा था। और बीजिंग बिना एक भी सैनिक तैनात किए रणनीतिक दबदबा हासिल कर रहा है। बंदरगाह वैश्विक व्यापार का 80% नियंत्रित करते हैं, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन होर्मुज जलमरुमध्य, पनामा नहर और बाब एल मंडब जलमरुमध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बंदरगाहों पर नियंत्रण रखता है। चीन 50 से अधिक देशों में 129 बंदरगाह परियोजनाओं में शामिल है। ये निवेश सतही नहीं है, इनमें प्रत्यक्ष स्वामित्व, संचालन, नियंत्रण और बड़ी वित्तीय हिस्सेदारी शामिल है। लेकिन असली खतरा यह भी नहीं है। चिंताजनक यह है कि कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चीनी नौसैनिक अड्डों के रूप में भी इस्तेमाल हो रही हैं। अब यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन गया है। कुछ देशों ने चीन से उत्पन्न खतरे को समझ लिया है और उसे नकारना शुरू कर दिया है, भले ही यह खतरा काफी विशाल है। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि 129 बंदरगाह परियोजनाओं में से कम 115 परियोजनाएं 2024 तक सक्रिय हैं, जबकि बाकी रद्द या निलंबित कर दी गई हैं। भले ही यह एक बड़ी जीत लग सकती है, पर हकीकत काफी अलग है। इसे समझने के लिए चलिए पहले समझते हैं। 1. चीन किस तरह महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल कर रहा है, यह दुनिया के लिए कैसे खतरा है और दुनिया इस घुसपैठ के खिलाफ कैसे लड़ रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन से जुड़ी सभी पोस्ट हटाने और सेंसर करने के लिए सेंसरों को ओवरटाइम पर लगाया है। मुझे संदेह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बॉट्स यूट्यूब पर चीन संबंधी वीडियो को डिसलाइक कर एल्गोरिदम में दबाने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो ये मुझे यूट्यूब एल्गोरिदम में बहुत मदद करता है, खासकर जब मैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को उजागर करने वाले विषयों को कवर करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2024 तक वैश्विक व्यापार ने $33 ट्रिलियन का रिकॉर्ड उच्च स्तर छू लिया है। वैश्विक व्यापार का 80% से अधिक यानी $26.4 ट्रिलियन मूल्य का सामान समुद्र मार्ग से ले जाया गया। इस कार्गो को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बंदरगाहों की आवश्यकता होती है। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ है। कुछ देशों के लिए ये सचमुच जीवन रेखा है। उदाहरण के लिए यमन को ही ले लीजिए। यह देश दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक से गुजर रहा है और अपनी 90% खाद्य सामग्री बंदरगाहों के माध्यम से आयात करता है। दूसरी ओर अफ्रीका अपने 90% आयात निर्यात समुद्र मार्ग से करता है, और यह सिर्फ विकासशील देशों की बात नहीं है। यूक्रेन प्रमुख गेहूं निर्यातकों में से एक है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले के 8 महीनों में उसने काला सागर बंदरगाहों से लगभग 50 मिलियन टन अनाज निर्यात किया था। यह मात्रा लगभग 400 मिलियन लोगों को खिला सकती है। यह उदाहरण दर्शाता है कि बंदरगाह कितने महत्वपूर्ण हैं। अपने देश के महत्वपूर्ण बंदरगाहों का नियंत्रण चीनी कंपनियों को सौंपने का विचार डरावना लगता है। चीन ठीक यही कर रहा है, न केवल गरीब देशों के साथ, बल्कि कुछ सबसे बड़े यूरोपीय देशों के साथ भी। वर्ष 2024 तक विश्व के 129 बंदरगाहों पर चीन का स्वामित्व होगा। चीन के पास 17 बंदरगाहों में बहुलांश हिस्सेदारी है, जिनमें से 14 को संभावित सैन्य उपयोग के लिए चिन्हित किया गया है। इसका अर्थ है कि चीन अपने नौसेना पोतों को इन स्थानों पर तैनात कर सकता है। चीन पहले से ही कई महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण हासिल कर चुका है। अगर चीन इतना खतरनाक है तो वह इन बंदरगाहों पर कैसे कब्जा कर रहा है? विभिन्न तरीके हैं, पर सबसे प्रचलित तरीका सबसे बदनाम है। ज्यादातर लोगों ने शायद अंदाजा लगा लिया होगा। अमेरिकी राजनेता जॉन एडम्स ने कहा था, किसी देश को जीतने और गुलाम बनाने के 2 तरीके होते हैं। चीन 2 घातक तरीकों में से कर्ज का रास्ता अपना रहा है, जो तलवार से ज्यादा खतरनाक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विकासशील देशों को भारी कर्ज देने के लिए बदनाम है। जब वे चुका नहीं पाते, चीनी कंपनियां उनके मुख्य बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण कर लेती हैं। सबसे विवादास्पद उदाहरणों में से एक है श्रीलंका। चीन ने वहां सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बनाया, बल्कि उसने श्रीलंका को उसे सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित 4000 एकड़ का बंदरगाह है, साथ ही उसके आसपास के 15,000 एकड़ जमीन भी।
यह अधिग्रहण श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति और कुछ शक्तिशाली नेताओं की सहायता से संभव हुआ। यह सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी नहीं, बल्कि लालच, वर्चस्व और शक्ति की कहानी है। यह हम्बनटोटा पोर्ट की कहानी है, जो दुनिया के सर्वाधिक रणनीतिक स्थानों में से एक पर स्थित है। मलक्का जलमरुमध्य एशिया और यूरोप के बीच मुख्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, जो स्वेज नहर के माध्यम से जाता है। श्रीलंका ने यही एक अवसर देखा। उस समय लगभग 36,000 जहाज, जिनमें 4500 तेल टैंकर भी शामिल थे, हर साल इस मार्ग से गुजरते थे। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया। भले ही कोलंबो बंदरगाह मात्र 200 किमी दूर था और कंटेनर जहाजों को संभालने में व्यस्त था। उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट बनाने का निर्णय लिया ताकि वे ईंधन भरने, जहाजों की मरम्मत और क्रू बदलने जैसी सेवाएं दे सकें। परंतु एक समस्या थी। श्रीलंका के पास पोर्ट बनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अन्य देशों से मदद मांगी, लेकिन अधिकतर देशों ने इनकार कर दिया। क्यों? श्रीलंका की संघर्षरत अर्थव्यवस्था और हम्बनटोटा परियोजना की अव्यवहार्यता के कारण ये परिस्थितियां पहले से ही मौजूद थीं। यहीं पर सबके प्यारे दोस्त ने श्रीलंका की मदद के लिए कदम बढ़ाया। और अगर आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया है तो हाँ, वो चीन था। चीन ने श्रीलंका में कई दीर्घकालिक परियोजनाओं में निवेश किया, जिनमें हम्बनटोटा पोर्ट सबसे बड़ी परियोजना थी। इसके लिए चीन ने श्रीलंका को $1.3 अरब का कर्ज दिया। इसके बाद जो हुआ वह एक जाना पहचाना पैटर्न था, जैसा हमने लगभग हर बेल्ट एंड रोड परियोजना में देखा है। एक चीनी कंपनी को बंदरगाह निर्माण का ठेका मिला। इस परियोजना में ज्यादातर चीनी मजदूर शामिल थे और उन्हें भुगतान चीन द्वारा श्रीलंका को दिए गए $1.3 अरब के कर्ज से किया गया था। तो तकनीकी तौर पर पैसे का एक अच्छा खासा भाग सीधे चीन लौट गया। चीन ने 85% फंड उधार दिए थे और 15% SLPA से आया था। कुल मिलाकर यह 1.5 अरब की परियोजना है। निर्माण कार्य 2008 में चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और सिनो-हाइड्रो कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया था। चीन ने 6.3% ब्याज दर लगाई, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की 1-2% की तुलना में काफी उदार है। फिर भी श्रीलंका ने चीन से ऋण लेने पर सहमति दी। ये ऋण अल्पकाल में आकर्षक लगते हैं, लेकिन दीर्घकाल में नुकसानदायक होते हैं। ये इतने नुकसानदायक हो सकते हैं कि किसी देश को कर्ज के साथ लगभग गुलाम बना सकते हैं। 2015 तक बंदरगाह पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका था और अपनी सामरिक स्थिति का फायदा उठाने को तैयार था। किंतु बातें योजनानुसार नहीं हुई। हम्बनटोटा पोर्ट असफल हो रहा था। यह बस पर्याप्त राजस्व नहीं कमा पा रहा था। ऐसा क्यों था? खराब प्रशासन, व्यापार और उद्योग की कमी तथा पर्याप्त जहाजों को आकर्षित न कर पाना इसके पतन के प्रमुख कारण रहे। अधिकतर जहाज अभी भी विकसित कोलंबो बंदरगाह को ही पसंद करते हैं, जो मात्र 200 किमी दूर है। 2012 में हम्बनटोटा बंदरगाह ने केवल 34 जहाज आकर्षित किए, जबकि कोलंबो ने 3667 जहाजों को संभाला। दूसरे चरण के बाद भी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं आया। हम्बनटोटा में हर साल सिर्फ लगभग 400 जहाज ही आते थे, जबकि कोलंबो में औसतन 4000 जहाज आते थे। 2016 के अंत तक बंदरगाह को $304 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस दौरान कर्ज निरंतर बढ़ता रहा। श्रीलंका को मूलधन और ब्याज में चीन को लगभग $1.7 बिलियन चुकाने थे। 2015 तक वार्षिक पुनर्भुगतान लगभग $100 मिलियन हो गया था। अनुमान लगाइए आगे क्या हुआ। चीन एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रस्ताव लेकर लौटा और लगातार घाटे का हवाला देते हुए बंदरगाह के प्रबंधन और संचालन पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास किया। श्रीलंका को अपने इतिहास के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक लेना पड़ा। दिसंबर 2016 में श्रीलंका सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह को लाभदायक बनाने हेतु चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनी सीएम पोर्ट के साथ इसका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। 2 नई संस्थाएं बनाई गईं, हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप या HIPG और हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट सर्विसेज कंपनी लिमिटेड HIPS। HIPG बंदरगाह और आसपास की जमीन का विकास व प्रबंधन करेगा, जबकि HIPS बंदरगाह सेवाओं के संचालन हेतु उत्तरदायी होगा। चीन को इस सौदे के तहत हम्बनटोटा बंदरगाह का करीब 70% हिस्सा मिला। तो अब चीन के पास बहुमत हिस्सेदारी थी और उसके पास बंदरगाह का संचालन करने का अधिकार भी था। पर कितने वक्त तक? 10 बरस? 20? 30? चीन ने बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर लिया है। ट्विस्ट यहीं
खत्म नहीं होता। अधिग्रहण के बाद भी श्रीलंका के कर्ज की जिम्मेदारियां बरकरार रहीं, क्योंकि चीन ने बंदरगाह के बदले श्रीलंका का कर्ज माफ नहीं किया। उसने हिस्सेदारी पाने के लिए केवल $1.2 अरब का निवेश किया। ये फंड श्रीलंका के खजाने में भेजे गए, जहां शायद इनका इस्तेमाल अन्य कामों के लिए हुआ। इस बीच HIPG और HIPS ने बंदरगाह की कोई भी देनदारी नहीं संभाली। श्रीलंकाई सरकार ने चीन को बंदरगाह सौंपने के बावजूद मूल कर्ज चुकाना पड़ा। आप सोच रहे होंगे, क्या इस अफरा तफरी में श्रीलंकाई नेतृत्व चीनी चालों से अनजान था? पता चला कि वे पूरी तरह वाकिफ थे। एक आदमी इस सबके केंद्र में था। 2005 से 2015 के बीच उनके नेतृत्व में श्रीलंका का कर्ज लगभग 3 गुना बढ़कर $15 अरब से $44.8 अरब हो गया। यहीं पर चीन की काली चाल काम आती है। फैसले लेने वालों को रिश्वत देना और यह सुनिश्चित करना कि वे जितना संभव हो सके सत्ता में बने रहें। श्रीलंका के मामले में चीन ने कथित रूप से नेता को इतनी भारी रिश्वत दी कि राष्ट्रपति को चीन की कठपुतली कहा जाने लगा, क्योंकि उनके हर बड़े फैसले पर बीजिंग का प्रभाव था। यह व्यक्ति महिंदा राजपक्षे ही थे। राजपक्षे और उनके 3 भाइयों ने उनके कार्यकाल में कुल सरकारी खर्च का लगभग 80% नियंत्रित किया था। इस प्रकार चीन के लिए भ्रष्टाचार के माध्यम से सही लोगों को प्रभावित करना और अपने हित के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना आसान हो गया। चीन का प्रभाव इतना गहरा हो गया कि उनकी कंपनियों को बिना किसी जवाबदेही के बहुत ऊंची कीमतों पर काम मिल गया। हम्बनटोटा पोर्ट के निर्माण के दौरान प्रवेश द्वार पर एक बड़े पत्थर के आ जाने से तेल टैंकर जैसे बड़े जहाज अंदर नहीं आ पा रहे थे। फिर भी पोर्ट को खोल दिया गया। हालांकि एक बड़ा पत्थर अभी भी रास्ते में था और पोर्ट का कारोबार लगातार घाटे में जा रहा था। चाइना हार्बर ने आखिरकार उस बड़े पत्थर को उड़ा दिया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इसकी लागत थी। उन्होंने केवल एक पत्थर को उड़ाने के लिए चौंकाने वाले $40 मिलियन वसूले। इससे भारी अटकलें लगने लगीं। क्या कंपनी ज्यादा पैसे वसूल रही थी या उस 40 मिलियन में राजपक्षे को दी गई रिश्वत भी शामिल थी? और बात यहीं खत्म नहीं होती। राजपक्षे ने चीन के निर्यात आयात बैंक द्वारा वित्त पोषित विवादास्पद मुताला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी। हवाई अड्डा शुरू से ही बर्बाद होने के लिए बना था, ऐसा क्यों? $6,000 तो व्यवहार्यता अध्ययन पर खर्च हुए, पर राजपक्षे के जन्मदिन पर हम्बनटोटा बंदरगाह का समय से पहले उद्घाटन करने के लिए $80,000 से अधिक एक भव्य नृत्य गायन समारोह पर खर्च कर दिए गए। चीन इतना नीचे चला गया कि उसने श्रीलंका में चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश की। सरकारी जांच के मुताबिक 2015 के चुनावों में चीन ने अपने सहयोगियों के जरिए राजपक्षे के चुनाव अभियान को लगभग $7.6 मिलियन दिए। चुनाव से 10 दिन पहले लगभग $3.7 मिलियन प्रचार, उपहार और हस्तियों को राजपक्षे का समर्थन करने के लिए भुगतान हेतु चेक के रूप में दिए गए। श्रीलंका एकमात्र देश नहीं है जहां चीन ने रिश्वतखोरी का हथियार के रूप में उपयोग किया है। चीन ने यह कई और देशों में भी आजमाया है और कुछ मामलों में चीजें सबसे अजीब तरीकों से सामने आईं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, चाइना हार्बर ने सड़क मंत्रालय के एक अधिकारी को चाय के डिब्बे में $1 लाख की रिश्वत देने की कोशिश की। यह अजीब लगता है, लेकिन इस समय यह सिर्फ चीन की ही बातें हैं। बांग्लादेश ने चाइना हार्बर पर भविष्य में देश में ठेके लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक और मामला फिलीपींस में 2009 में हुआ था। चाइना हार्बर की मूल कंपनी चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी को वर्ल्ड बैंक द्वारा 8 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। स्पष्ट है कि ये रणनीति चीन के लिए नई नहीं है, लेकिन चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये श्रीलंकाई लोगों की वजह से हुआ। महिंदा राजपक्षे ने जब अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, तब चीन और राजपक्षे के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। लोग परिवर्तन चाहते थे, इसलिए विपक्षी नेता मैत्रीपाला सिरिसेना ने चीन को बाहर करने और उसकी कई परियोजनाओं को रद्द करने का वादा कर चुनाव जीता। उन्होंने अपने वादे के अनुसार कई चीनी परियोजनाएं रद्द कर दी और श्रीलंका को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश नुकसान पहले ही हो चुका था और चिंता सिर्फ श्रीलंका को ही नहीं करनी थी। भारत, जो इस क्षेत्र में चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, अब गहरी चिंता में था। 2022 में एक चीनी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह में प्रवेश किया। श्रीलंका और चीन ने इसे एक वैज्ञानिक अनुसंधान पोत करार दिया, पर इस कदम से अमेरिका और भारत तुरंत चौकन्ने हो गए।
क्योंकि यह जहाज एक सामान्य अनुसंधान पोत से अधिक था। यह PLS स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स द्वारा संचालित था और इसके सैन्य उद्देश्य थे। यह जहाज समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान पोत के रूप में पंजीकृत था, परंतु वास्तव में इसका असली मिशन उपग्रहों और मिसाइलों को ट्रैक करना था। 750 किलोमीटर, लगभग 750.6 किलोमीटर की रेंज के साथ यह जहाज कई भारतीय राज्यों में गतिविधियों की निगरानी कर सकता था। स्थिति तब और भी खराब हो गई जब अन्य चीनी जहाजों और पनडुब्बियों का भी जल्द ही हम्बनटोटा बंदरगाह में स्वागत किया गया, जिससे क्षेत्र के लिए और भी ज्यादा चिंता बढ़ गई। परंतु प्रश्न यह है कि चीन को इस नाटक से क्या लाभ हुआ? असल में बहुत सारी चीजें। देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह भारत से सिर्फ कुछ 100 मील की दूरी पर है और यह स्वेज नहर और मलक्का जलड मरुमध्य के पास एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, जो वैश्विक व्यापार के लिए बेहद जरूरी है। मलक्का जलडमरू मध्य चीन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन का 80% तेल और लगभग 90% कुल व्यापार होता है। चीन को डर है कि संघर्ष होने पर भारत मलक्का जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर सकता है। मलक्का जलडमरू मध्य के बंद होने से चीन का तेल आयात और व्यापार ठप हो जाएगा, इसलिए चीन ने इस आपूर्ति मार्ग की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हम्बनटोटा पोर्ट और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति इसके मुख्य तरीके हैं। चीन ने हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत बंदरगाहों और सैन्य ढांचे का एक नेटवर्क तैयार किया है, ताकि वह अपने प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी भारत को घेर सके। हम्बनटोटा पोर्ट इस उद्देश्य के लिए सही जगह पर स्थित है। इन सब के अलावा चीन ने एक और शिकार किया। पैटर्न वही था, वे चीन का कर्ज चुकाने में असफल रहे और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि इन रणनीतिक संपत्तियों को, जिसमें एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी शामिल है, चीन को 40 साल के लिए सौंप दें। यह देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। जैसा आपको ध्यान है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कई बार क्षतिग्रस्त हुई और देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कई बार बेलआउट पैकेज के लिए सहायता मांगी। इन कर्जों ने पाकिस्तान को तैरते रहने में मदद की, लेकिन इनका मकसद बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने के बजाय सिर्फ तत्काल जरूरतों को पूरा करना था। पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा काफी पिछड़ा हुआ था, जिसे चीन ने एक बड़ा अवसर माना और हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। 2015 में चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पेश किया, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में $62 अरब के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये आंकड़े कागजों पर अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसा आप अनुमान लगा सकते हैं, अधिकतर प्रोजेक्ट चीनी कंपनियों और मजदूरों द्वारा संभाले गए, जिससे फंड का एक बड़ा हिस्सा चीन वापस चला गया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का महत्वपूर्ण अंग ग्वादर पोर्ट था। इस प्रोजेक्ट का अधिकांश वित्त पोषण चीन ने किया और यह 2006 में पूर्ण हुआ था। लेकिन यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। 2007 में ग्वादर पोर्ट को किसी चीनी कंपनी को मैनेजमेंट के लिए देने के बजाय पाकिस्तान ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और ग्वादर पोर्ट का प्रबंधन पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी यानी पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी को 40 साल की लीज पर दे दिया। पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ने अगले 5 सालों में पोर्ट विकास के लिए $550 मिलियन निवेश करने की सहमति दी। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी को कार्गो ऑपरेशंस और मरीन सर्विसेज की आय का एक हिस्सा और टैक्स छूट मिलने का सीधा सौदा था। यह सबके लिए फायदेमंद सौदा था। पाकिस्तान को फंड्स और चीनी प्रभाव का मुकाबला करने का मौका मिला। लेकिन 2013 में पाकिस्तान ने दुनिया को चौंका दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से हमारे लोगों के लिए, खासकर बलूचिस्तान के लोगों के लिए नए अवसर खुलते हैं। यह पाकिस्तान चीन संबंधों को नई गति देता है। 2013 में पाकिस्तान ने बंदरगाह का प्रबंधन 43 साल की लीज पर एक चीनी कंपनी को सौंप दिया। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान ने यह कदम अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करने और चीन से अधिक समर्थन पाने के लिए उठाया। यह निर्णय अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान में अमेरिकी नीतियों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया। 2 साल बाद ग्वादर बंदरगाह CPC का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। चीन की योजनाओं में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विस्तार शामिल था, ताकि इसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। इस बुनियादी ढांचा विकास में $1.6 अरब के निवेश का अनुमान था, लेकिन यह एक धोखा प्रतीत हो रहा था। क्यों? समझौते के अनुसार COPHC को बंदरगाह संचालन और तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल से 91% तथा फ्री जोन से 85% राजस्व प्राप्त होगा।
बंदरगाह से सालाना 1 मिलियन टन माल की आवाजाही और महत्वपूर्ण व्यापार की उम्मीद थी, परंतु पाकिस्तान को इससे कम मुनाफा होने वाला था। यह चीन के लिए 2 बड़े कारणों से एक बहुत बड़ी जीत थी। चीन की ग्वादर में दिलचस्पी का मुख्य कारण मलक्का जलडमरू मध्य को बाईपास करना है, ठीक वैसे ही जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह में। चीन इस बंदरगाह से इस चौक पॉइंट को बाईपास कर सकता है और कच्चा तेल व अन्य ऊर्जा स्रोतों को ग्वादर से सड़क द्वारा सीधे काशगर प्रांत तक पहुंचा सकता है, जिससे एक सुरक्षित ऊर्जा मार्ग सुनिश्चित होगा। दूसरा कारण है होर्मुज झल्डमरू मध्य के नजदीक होना। ग्वादर बंदरगाह होर्मुज झल्डमरू मध्य से मात्र 600 किमी या लगभग 600.3 किलोमीटर दूर स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है जहां से विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल और तरल ईंधन का परिवहन होता है। ग्वादर में चीन की सैन्य उपस्थिति भारत जैसे प्रतिद्वंद्वियों, जिनकी इस क्षेत्र में रणनीतिक रुचि है, के लिए एक रोकथाम का काम करती है। दूसरा, ग्वादर चीन की पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स रणनीति का एक अहम हिस्सा बन जाता है, जो भारत को घेरने वाले बंदरगाहों और सैन्य अड्डों का जाल है। असल में चीन इस बंदरगाह में इतना निवेशित है कि 2017 में उसने ग्वादर की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान नौसेना को 4 चीनी जहाज उपहार में दिए थे। चीन दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से टकराव कर रहा है, जैसा उसने श्रीलंका और पाकिस्तान में किया था। यह क्षेत्र भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया है। वर्चस्व की इस लड़ाई में बंदरगाह चीन के सबसे शक्तिशाली रणनीतिक हथियारों में से एक बन गए हैं। चीन के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ बंदरगाह न्यू कैसल, मेलबर्न और सबसे महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का डार्विन बंदरगाह है। लेकिन शायद इन सभी में सबसे चिंताजनक ऑस्ट्रेलिया का डार्विन बंदरगाह है। 2015 में यह रणनीतिक बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीनी कंपनी लैंड ब्रिज ग्रुप को सौंप दिया गया था। इस कदम ने अमेरिका को सतर्क कर दिया, क्योंकि यह बंदरगाह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों के पास एक रणनीतिक स्थान पर है। अमेरिका द्वारा गंभीर चिंता जताने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सौदे की समीक्षा की, परंतु परिणाम आश्चर्यजनक था। ऑस्ट्रेलिया ने पट्टे को रद्द न करने का फैसला किया। चीन का प्रभाव इतना गहरा है कि उसके करीबी सहयोगी देशों में भी ये बंदरगाह व्यावसायिक निवेश जैसे लगते हैं, पर असल में चीन के खेल में रणनीतिक मोहरे हैं, जिनसे वह वैश्विक समुद्री मार्गों पर प्रभुत्व चाहता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित है, तो मुझे आपको बताना होगा कि हमने अभी एशिया के पूरे हिस्से को छुआ भी नहीं है। चीन एकमात्र महाद्वीप जहां नहीं पहुंचा है वो अंटार्कटिका है, या शायद उन्होंने पेंगुइन्स को भी कर्ज दे दिया हो, पता नहीं। चीन 10 से अधिक देशों के बंदरगाहों में हिस्सेदारी रखता है या उनके संचालन का प्रबंधन करता है। इसमें पापुआ न्यू गिनी, उत्तर कोरिया, रूस, बांग्लादेश, म्यांमार, यूएई, कतर, सऊदी अरब, यमन, इजराइल और तुर्की शामिल हैं, जहां निवेश डॉलर 30 मिलियन से डॉलर 1 अरब से अधिक है। अफ्रीका में चीन ने 32 से अधिक देशों के 78 से ज्यादा बंदरगाहों में डॉलर 21.7 अरब से अधिक का निवेश किया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुछ बंदरगाह दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों जैसे हॉर्मुज और बाब एल मंडब जलडमरू मध्य के निकट हैं। अगर आप परिचित नहीं हैं, तो दुनिया के 30 से 35% कच्चे तेल का प्रवाह इन्हीं 2 संकरे रास्तों से होता है। चीन न केवल एक क्षेत्रीय बल्कि एक वैश्विक रणनीतिक खतरा है। लेकिन बुरी खबर यह है कि चीन जानता है कि देश फिर भी चीन के जाल में फंस जाएंगे। लेकिन क्यों? इसका जवाब खुद जाल में छुपा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बजाय कई देश चीनी बैंकों की ओर रुख कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक 1-2% ब्याज पर 25-30 साल की अवधि के आरण देते हैं, जो सुनने में अजीब लगता है। चीन 4-6% ब्याज दर वसूलता है और चुकौती अवधि 15-20 साल की होती है। चीन ने 2000 से 2021 के बीच डॉलर 1.34 ट्रिलियन से अधिक राशि 165 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों को उधार दी। इसलिए लोग चीन से उधार लेते हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक आर्थिक रूप से कमजोर देशों को महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े कर्ज देने से बचते हैं।
चीन सड़कों, बंदरगाहों और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारी कर्ज देकर संघर्षरत देशों के लिए आकर्षक विकल्प बन जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेना मुश्किल है। इसके साथ सख्त शर्तों की लंबी सूची आती है। देशों को बाजार खोलने होते हैं, सब्सिडी कम करनी होती है, संपत्तियों का निजीकरण करना होता है और कड़े नियमों का पालन करना होता है। सरकारों के लिए यह सब संभालना मुश्किल होता है। चीन दूसरी ओर दखल नहीं देता या कोई शर्तें नहीं रखता, जिससे यह एक ज्यादा सुविधाजनक, हालांकि ज्यादा जोखिम भरा विकल्प बन जाता है। तीसरा, चीन संसाधन आधारित आरण मॉडल का उपयोग करता है। चीन गरीब लेकिन संसाधन समृद्ध देशों को नकद के बजाय बड़े आरण देता है और भुगतान में तेल, खनिज या टोल राजस्व में हिस्सा लेता है। तो भले ही देश सीधे भुगतान न कर सके, चीन इन परियोजनाओं से होने वाले मुनाफे के जरिए अपना पैसा फिर भी वसूल लेता है। चीन ने 2.4 से 2010 के बीच युद्धग्रस्त अंगोला में अंगोला के तेल के बदले लगभग $10 अरब का आरण देकर इस मॉडल का पहली बार इस्तेमाल किया था। 2007 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी यही रणनीति अपनाई गई, जहां खनिजों के एवज में आरण लेकर बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। गिनी ने 2017 में बॉक्साइट के बदले $587 मिलियन के आरण समझौते में प्रवेश किया था, जिससे 2 प्रमुख सड़कों का निर्माण हो सके। इस मॉडल के तहत कई अफ्रीकी देशों में $30 अरब तक की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हुए हैं। मामले को जटिल बनाते हुए चीन ने गैर आर्थिक रूपों जैसे रणनीतिक भू राजनीतिक लाभ या महत्वपूर्ण संपत्तियों पर सीधे नियंत्रण के रूप में भुगतान स्वीकार करने की इच्छा जताई है। उदाहरण के तौर पर चीन ने ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए $230 मिलियन का आरण अनुदान में बदला, लेकिन बदले में हवाई अड्डे के निर्माण का विशेष अधिकार हासिल कर लिया, जिससे प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया दरकिनार हो गई। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य बहुपक्षीय ऋणदाता कड़ाई से मौद्रिक भुगतान की मांग करते हैं और संपत्ति आधारित सौदों से परहेज करते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे गरीब और मध्यम आय वाले देश चीन के जाल में फंस रहे हैं। चीन एक मददगार हाथ की तरह दिखता है, लेकिन असलियत में वह एक जाल बिछा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एशियाई या अफ्रीकी देश ही इन लुभावने कर्जों के जाल में फंसते हैं, तो बस इस नक्शे को देख लीजिए। 2024 तक चीनी कंपनियों ने यूरोप भर में टर्मिनलों का अधिग्रहण कर लिया है। चीनी कंपनियां ग्रीस, माल्टा, इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी के बंदरगाहों में मौजूद हैं। 2021 तक चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यूरोप भर में लगभग 1000 परियोजनाओं में $226 बिलियन से अधिक का निवेश किया। भले ही कोविड-19 महामारी के दौरान कुल BRI फंडिंग घटी थी। और ये यही नहीं रुकता, चीनी आरण और निवेश दक्षिण और उत्तर अमेरिका तक भी पहुंच चुके हैं। चीन ने चिली, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, पनामा, बहामास, मेक्सिको जैसे देशों में 10 बंदरगाह परियोजनाओं में निवेश किया है और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 2 पोर्ट टर्मिनलों में निवेश किया है। कुछ बंदरगाह अपने देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ब्राजील के परानागुआ बंदरगाह में देश का तीसरा सर्वाधिक शिपिंग ट्रैफिक है, जिसमें चीन की 90% हिस्सेदारी है। चीन पेरू के चांकाई बंदरगाह का 60% मालिक है, जो नियंत्रण और निर्भरता को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि चीन पनामा नहर पर नजर गड़ाए हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बिंदु है। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी। ट्रंप की 2 मुख्य चिंताएं हैं जिनकी वजह से वह नाराज है। अमेरिकी सेना और व्यापारिक जहाजों को पनामा नहर तक खुली पहुंच नहीं है और उन्हें अन्य देशों की तरह भारी शुल्क देना पड़ता है। साथ ही वे पनामा नहर के आसपास चीन के बढ़ते दखल को लेकर चिंतित हैं। अब भले ही चीन पनामा नहर का मालिक या नियंत्रक नहीं है, कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है जो दिखाए कि चीनी सरकार वहां उसका संचालन करती है या सैन्य गतिविधियां चलाती है। चिंता का विषय है कि अक्टूबर 2203 से सितंबर 2204 तक नहर से गुजरने वाले कुल माल का 21.4% चीन से संबंधित था, जिससे वह अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बना। चीनी कंपनियों ने नहर के पास के व्यापार और बुनियादी ढांचे में भी भारी निवेश किया है। पनामा नहर के पास 2 प्रमुख बंदरगाह, प्रशांत तट पर बाल्बोआ और अटलांटिक तट पर क्रिस्टोबाल,
1997 से हांगकांग स्थित हचिनसन पोर्ट होल्डिंग्स द्वारा संचालित हैं। हालांकि हचिनसन सीधे तौर पर चीनी सरकार के स्वामित्व में नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन में कई लोग चिंतित हैं कि बीजिंग उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है। पनामा कोलन कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट लैंड ब्रिज ग्रुप द्वारा वित्त पोषित है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी चीनी निवेश फर्म है। कई विशेषज्ञों के लिए यह एक चेतावनी संकेत है। पनामा नहर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पनामा नहर वैश्विक शिपिंग का 5% संभालती है और भौगोलिक रूप से पनामा एक रणनीतिक स्थान पर है जिसे अमेरिका और चीन दोनों चाहते हैं। आज पनामा नहर से गुजरने वाले लगभग 72% माल का किसी न किसी रूप में चीन से संबंध है। चीन लैटिन अमेरिका में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर नियंत्रण पाने को उत्सुक है। चीन दक्षिण अमेरिका में अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। चीन अब ब्राजील, चिली और पेरू जैसे देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और पनामा नहर ही इन व्यापार मार्गों को तेज और लाभकारी बनाए रखती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह नहर चीन के लिए सिर्फ एक शॉर्टकट से कहीं बढ़कर है। यह एक रणनीतिक जीवन रेखा है। लेकिन पनामा चीन के प्यार में पागल हो गया था। 2017 में पनामा ने ताइवान के साथ संबंध तोड़कर मुख्य भूमि चीन को मान्यता देने का चौंकाने वाला राजनयिक निर्णय लिया। यह बीजिंग के लिए न केवल बड़ी जीत थी, बल्कि इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया भी शुरू की। कुछ ही समय में डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वाडोर, निकारागुआ और होंडुरास ने भी पनामा की तरह ताइवान से संबंध विच्छेद कर लिया। चीन ने पनामा को इनाम दिया। यह देश लैटिन अमेरिका में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला पहला देश बन गया। चीन ने क्रूज टर्मिनल, नहर पुल और प्रस्तावित रेलवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश किया। लेकिन स्पष्ट है कि वॉशिंगटन इन बातों की अनदेखी नहीं कर रहा था। उसने पनामा पर दबाव बनाना शुरू किया और यह काम कर गया। दिसंबर 2024 में पनामा के नए चुने गए राष्ट्रपति जोस राउल मार्लिनो ने माहौल शांत करने के लिए एक सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा, चीन पनामा नहर का मालिक नहीं है और नहर तथा उसके आसपास का हर वर्ग मीटर पनामा का है। लेकिन चीन के पास पहले से ही पनामा का विकल्प तैयार था और यहीं निकारागुआ की भूमिका सामने आती है। निकारागुआ पनामा से उत्तर पश्चिम में लगभग 804.67 किलोमीटर दूर है, जिससे यदि वहां नहर बनती है तो वह एक प्राकृतिक प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। यह अटलांटिक और प्रशांत के बीच एक समान मार्ग प्रदान करता है, लेकिन एक बड़े फायदे के साथ। यह चीन को अमेरिकी प्रभाव को पूरी तरह नजरअंदाज करने की अनुमति देगा। निकारागुआ अपने सबसे व्यस्त बंदरगाह कोरिंटो का उन्नयन कर रहा है। यदि नहर साकार होती है तो कोरिंटो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए प्रमुख द्वार बन जाएगा। ब्लूफील्ड्स बंदरगाह अटलांटिक पक्ष में अहम भूमिका निभाएगा। चीन के CAMC इंजीनियरिंग ने श्रीलंका में गहरे पानी के बंदरगाह बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने हर महाद्वीप में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, जिसमें यूरोप भी शामिल है। यह अजीब लगता है, पर सच है। दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले सबसे कुख्यात मामलों में से एक है ग्रीस का पिराइस बंदरगाह। यह ग्रीस का सर्वाधिक और यूरोप का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। ग्रीस के भारी कर्ज संकट के दौरान 2015 में चीन ने पिराइस बंदरगाह पर नियंत्रण हासिल किया। ग्रीस की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 1.6 अरब यूरो का भुगतान करने में विफल रहा, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला विकसित देश बन गया। उस समय लगभग कोई भी देश ग्रीस में निवेश करने को तैयार नहीं था, लेकिन ठीक उसी वक्त चीन ने इसमें एक मौका देखा। एक चीनी कंपनी कोस्को ने पिराइस बंदरगाह में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर ली। यह कोस्को की बंदरगाह के साथ पहली भागीदारी नहीं थी। 2008 में कोस्को ने पिराइस बंदरगाह के कुछ हिस्सों के संचालन अधिकार प्राप्त किए। वर्तमान में कोस्को की बंदरगाह में 68% हिस्सेदारी है। यह चीनी कंपनी को बंदरगाह के भविष्य को आकार देने की शक्ति देता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने रणनीतिक स्थान से चीन को यूरोप और मध्य पूर्व तक सीधी पहुंच मिलती है। कोस्को के प्रबंधन में एक दशक में माल की मात्रा लगभग 7 गुना बढ़कर 5.65 मिलियन कंटेनरों तक पहुंच गई। पेरेज बंदरगाह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बंदरगाहों में से एक बन गया, जिसने सीधे और परोक्ष रूप से 10,000 से अधिक नौकरियों का समर्थन किया। सुनने में तो ये एक सफलता की कहानी लगती है ना? लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। एक यूनियन कर्मचारी के अनुसार चीन के नियंत्रण में आने के बाद बंदरगाह पर काम करने की स्थिति और भी खराब हो गई। सुरक्षा प्रशिक्षण की कमी और बार बार हादसों के कारण 2021 में एक कर्मचारी की क्रेन से मौत हो जाने से हड़ताल हुई थी। अधिकतर कर्मचारी अनुबंधित थे, बिना नौकरी सुरक्षा के, और वरिष्ठ पदों पर कथित रूप से चीनी कर्मी रखे गए थे, जिन्होंने स्थानीय ग्रीक लोगों की जगह ले ली थी।
कोस्को अपनी आलोचना करने वालों को तुरंत नौकरी से निकाल देता था, इसीलिए अधिकांश कर्मचारी विरोध से डरकर चुप रहते थे। कुछ लोग पूरी शिफ्ट बिना ब्रेक काम करते थे, कुछ को बोतलों में पेशाब करना पड़ा। पिराइस बंदरगाह पर परिस्थितियां बहुत खराब हो गई थीं। भू राजनीतिक रूप से चीन का पिराइस बंदरगाह पर नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भूमध्य सागर और बाल्कन के संगम स्थल के पास तथा महत्वपूर्ण स्वेज जिब्राल्टर मार्ग के निकट स्थित है। यह रेल मार्ग से मध्य और पूर्वी यूरोप से भी जुड़ा है, जिससे यह एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बन जाता है जो सिर्फ माल ढुलाई तक सीमित नहीं है। हर साल लगभग 20 मिलियन यात्री इस बंदरगाह से गुजरते हैं, जिससे चीन को एक महत्वपूर्ण यूरोपीय द्वार को प्रभावित करने का अवसर मिला है। वैश्विक दबाव के बावजूद उस नियंत्रण का हथियार के रूप में खुलकर इस्तेमाल न होने पर भी खतरा अभी भी वास्तविक है। ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं। चीन पहले भी ऐसा कर चुका है। जुलाई 2017 में एक चीनी नौसैनिक बेड़ा, जिसमें एक मिसाइल विध्वंसक, एक मिसाइल फ्रिगेट और एक सप्लाई जहाज शामिल था, पिरायस बंदरगाह पर आया था। इस कदम ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और दर्शाया कि चीन सिर्फ व्यापार में रुचि नहीं रखता। चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन अब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हो रही हैं और लोग उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ग्रीस ने 2021 से पहले अपना सबसे बड़ा बंदरगाह चीन को बेच दिया था, लेकिन 2021 में परिस्थितियां बदल गईं। ग्रीस ने चीन की स्टेट ग्रिड को पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 49% हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने से रोका, हालांकि उसके पास पहले से ही हाई वोल्टेज ऑपरेटर में 24% हिस्सेदारी थी। ग्रीस ने साउथ पावर ग्रिड को भी अयोग्य घोषित किया। पिराइस बंदरगाह पर चीनी नियंत्रण का भी गंभीर विरोध हो रहा है। खराब काम की स्थिति और विदेशी स्वामित्व के कारण स्थानीय विरोध तेज हो गया है। कोस्को की बड़ी योजनाएं जैसे होटल और मॉल बनाने की अभी रुकी हुई हैं। कोस्को ने ग्रीस की लाल फीताशाही और स्थानीय विरोध को जिम्मेदार ठहराया, जबकि ग्रीक अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक समस्या कोस्को के अपर्याप्त पर्यावरणीय अध्ययन है। सच कहें तो चीन पर्यावरणीय मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, खासकर विदेशों में। कोस्को के हालात खराब हुए हैं क्योंकि बंदरगाह निवासियों ने विस्तार योजनाओं को रोकने हेतु कानूनी कदम उठाए हैं। ड्रैगन को पीछे धकेला जा रहा है और इस बार यूरोप भी झुकने को तैयार नहीं है। जब चीन को लगा कि उसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया है, तभी एक प्रमुख यूरोपीय देश ने चीनी प्रभाव को झटका दिया। चीन हैरान रह गया जब G7 का एकमात्र सदस्य जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग लिया, उससे बाहर हो गया। 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने पुष्टि की कि इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का इरादा रखता है। दिसंबर 2003 में इटली ने घोषणा की कि वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपनी भागीदारी को नवीनीकृत नहीं करेगा, जिस पर 2019 में हस्ताक्षर हुए थे। यह यूरोप में चीन की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अकेला मामला नहीं था। 2022 में एस्टोनिया और लातविया ने चीन के नेतृत्व वाले 17+1 समूह, जो चीन और मध्य एवं पूर्वी यूरोप के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए शुरू की गई एक पहल थी, से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन यह आकर्षण जल्दी ही खत्म हो गया। लिथुआनिया पहले ही 2021 में बाहर हो चुका था और उसने दूसरों से भी ऐसा ही करने का आह्वान किया था। लिथुआनिया सचमुच मूल खिलाड़ी था। लिथुआनिया ने केवल 3 मिलियन आबादी के बावजूद ताइवान के साथ खुलकर संबंध बढ़ाए। चीन ने लिथुआनियाई सामानों पर प्रतिबंध लगाया, परंतु लिथुआनिया अडिग रहा। लिथुआनिया ने और भी सख्त रवैया अपनाते हुए 11 सांसदों को ताइवान के राष्ट्रपति से मिलने भेजा। यूरोप अकेला नहीं है जो चीन का मुकाबला कर रहा है। अफ्रीका, जो कभी चीनी हार्डों का बड़ा प्राप्त करता था, अब उससे दूर हो रहा है। 2018 में अफ्रीका के विदेशी आड़ों में चीन की हिस्सेदारी 31% थी, जो 2021 तक घटकर 12% रह गई। ऋण प्रतिबद्धताएं 2016 के $28 अरब से घटकर 2022 में $1 अरब से नीचे आ गईं। चीन की अर्थव्यवस्था मांग में कमी और कर्ज के खतरे के कारण सुस्त पड़ गई है। चीनी ऋणदाताओं ने 2023 में अफ्रीकी देशों को नए आड़ों के लिए $4.61 अरब की प्रतिबद्धता जताई, जो 2016 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी थी। 2022 में ऋण देने में तेज गिरावट के बाद यह वापसी हुई। अफ्रीका में सतर्कता स्पष्ट है। तंजानिया और चीन ने 2013 में बागामोयो पोर्ट के निर्माण के लिए $10 अरब की परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे। 2019 में तंजानिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन मगुफुली ने इस मेगा प्रोजेक्ट को लगभग रद्द कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि समझौते की शर्तें शोषणकारी और देश के हित में नहीं थीं। हालांकि
नई राष्ट्रपति सामिया सलूहू हसन ने परियोजना को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया। एशिया में चीन के अरबों डॉलर के निवेश को झटके लग रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। चीन ने मलक्का जलड मरुमध्य पर निर्भरता कम करने के लिए भारी निवेश किया, लेकिन यह परियोजना बेहद अस्थिर है। पाकिस्तानी सरकार ने इस निवेश का विरोध नहीं किया है, लेकिन बलूचिस्तान में स्थानीय अशांति बढ़ रही है। वहां के विद्रोही समूह सिर्फ चीनी कामगारों को ही निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि वे पाकिस्तानी सेना को भी निशाना बना रहे हैं। 2024 में बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तान में चीनी हितों पर हमले बढ़ा दिए। 20 मार्च को BLI आतंकवादियों ने ग्वादर बंदरगाह पर हमला किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 26 मार्च को दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर एक आत्मघाती हमलावर ने 5 चीनी इंजीनियरों और 1 पाकिस्तानी नागरिक को मार डाला। चीनी इंजीनियरों पर हमले में 2 की मौत और 17 घायल हुए। लेकिन ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बलूचिस्तान से दशकों से प्राकृतिक संसाधन निकालने के बावजूद सरकार ने उसके अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कम किया है। चीन ने पहली बार सिंध पाकिस्तान में सीपेक पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा हेतु लगभग 60 निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। ये गार्ड स्कॉट निगरानी और साइट सुरक्षा का काम करते हैं। सिंध ने चीनी नागरिकों के लिए हॉटलाइन शुरू की और प्रोजेक्ट मालिकों को गार्ड्स की जगह प्रशिक्षित पूर्व सैनिक रखने का आदेश दिया। चीन पाकिस्तान की सुरक्षा में गहराई से शामिल होने का प्रयास कर रहा है, भले ही उसने अपनी सेना तैनात नहीं की है। चीन को अन्य देशों में भी समस्याएं हैं। म्यांमार में चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल था चोकप्यू पोर्ट परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत $7 अरब थी। परंतु म्यांमार ने, जो निश्चित ही जोखिमों से परिचित था, परियोजना की लागत को काफी कम करके मात्र $1.3 अरब कर दिया। ऐसा क्यों? म्यांमार चीन के कर्ज के जाल में नहीं फंसना चाहता था। देश ने $1.3 बिलियन का कर्ज लिया, लेकिन निवेश को कम करने का फैसला दिखाता है कि वे अब ज्यादा समझदार हो रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि चीन कैसे काम करता है और खुद को भारी कर्ज के जाल में फंसने से बचाने हेतु कदम उठा रहे हैं। सिर्फ बड़े देश ही चीन का विरोध नहीं कर रहे हैं, छोटे देश भी अब आगे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए समोआ को लें, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा द्वीप देश है। 2021 में समोआ ने एक चीनी समर्थित $100 मिलियन की बंदरगाह परियोजना को रद्द किया, कहा कि यह पहले से कर्ज में डूबे हुए देश के लिए बहुत अधिक है और उसका अधिकतर कर्ज चीन को ही चुकाना है। इजराइल का भी ध्यान रखें। चीन की शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप इजराइल के रणनीतिक महत्व वाले हाइफा बंदरगाह के एक टर्मिनल का संचालन करती है, जहां से इजराइल का 99% आयात निर्यात होता है। चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु इजराइल ने 2022 में भारतीय कंपनी अदानी पोर्ट्स को ठेका दिया। अदानी ग्रुप ने $1.13 बिलियन में इस बंदरगाह का एक बड़ा हिस्सा खरीदा ताकि उसका संचालन कर सके। यह चीनी प्रभाव को संतुलित करने का एक स्पष्ट कदम था। श्रीलंका ने हाल ही में चीन को एक स्पष्ट संदेश दिया था कि वह भी चीन से निपटने के लिए कदम उठा रहा है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि श्रीलंकाई क्षेत्र का उपयोग भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नहीं किया जाएगा। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका कोलंबो के पोर्ट टर्मिनल में $500 मिलियन से अधिक का निवेश कर रहा है, जिसे भारत के अदानी पोर्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। 2021 में अदानी ने पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को प्रबंधित करने के लिए $700 मिलियन का समझौता किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सहयोग सिर्फ बंदरगाहों तक ही सीमित नहीं है। भारत ने श्रीलंका को $3.8 अरब का पैकेज दिया है, जिसमें क्रेडिट लाइन, मुद्रा विनिमय, मानवीय सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट शामिल हैं। इसके जवाब में श्रीलंका ने जाफना में चीनी परियोजनाएं रद्द की, भारत को ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश दिया और एक फ्री फ्लोटिंग डॉक व समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के निर्माण का समर्थन किया, जिसकी एक उपइकाई चीन द्वारा संचालित हम्बनटोटा बंदरगाह में होगी। यह काफी बड़ा बयान है। इसके अलावा शुरुआती 2025 में पनामा नहर को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया। अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में दावा किया कि चीन गुप्त रूप से नहर को नियंत्रित करता है। गंभीर परिणामों से बचने के लिए पनामा ने फरवरी 2025 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को अलग कर लिया। चीन की आक्रामकता का दुनिया कैसे जवाब देगी, यह समय ही बताएगा। देश विरोध करेंगे या झुक जाएंगे, पर ड्रैगन की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है।